So once again, good afternoon students. Today we are going to discuss the important topic, that is correlation. Actually, I am just summarizing you. We were discussing about the third chapter of our curriculum, that is signal recovery, right? In which we have discussed about the signal filtering and averaging, right? ये हम कर चुके हैं, and today we are going to discuss the important topic of this particular chapter, that is correlation, or rather you can say signal correlation. Okay, तो अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे correlation होता क्या है, ठीक है ना. Actually, in case of signal processing, if we talk about the correlation of two signals, then it is nothing but the measure of similarity between these two signals, right? और हम ये देखना चाहते हैं how one signal resembles with another, right? आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ी है तो वहां पर अपन कोरिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना. इसको थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करना चाहता हूँ. एक्चुअली मान लीजिए आपके पास दो डेटा सेट है, ठीक है ना. तो अगर हम उन दोनों डेटा सेट को कंपेयर करें, एक दूसरे में कोरिलेशन निकालना चाहें, तो हम दोनों डेटा सेट को देखेंगे और हम देखेंगे कि अगर एक डेटा सेट में एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरे डेटा सेट में क्या हो रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना. इस तरह से हम दोनों डेटा सेट के अंदर एक कोरिलेशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स. तो इन उसी एस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पर सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी हम कोरिलेशन फैक्टर्स काम में लेते हैं. यहाँ पर बेसिकली अगर हम निकालना चाहें सिमिलरिटी बिटवीन सिग्नल 1 एंड 2, देन वी नीड टू फाइंड द कोरिलेशन ऑफ सिग्नल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर सिग्नल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ओके, आगे हम बढ़ते हैं और इसको समझेंगे. अब ये कोरिलेशन की एप्लीकेशन क्या है. एक्चुअली this correlation finds lot of application in signal processing applications like image processing में इसका बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पर टेम्पलेट्स वगैरह बैंक में आपके सिग्नेचर वगैरह मैच होते हैं, जहाँ कोरिलेशन एग्जैक्ट मैचिंग किया जाता है. मशीन लर्निंग के अंदर इसकी काफी सारी एप्लीकेशन आजकल आ गई है, ठीक है ना. पर्टिकुलरली पैटर्न रिकॉग्निशन, राइट. सो आई विल डिस्कस दिस पैटर्न रिकॉग्निशन इन माई सेकेंड पार्ट, हाउ पैटर्न रिकॉग्निशन विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्रॉस कोरिलेशन यूजिंग मैटलैब. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं कितने तरह का कोरिलेशन पॉसिबल है, ठीक है ना. सो इट डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह के सिग्नल काम में ले रहे हैं, ठीक है ना. सो दो तरह का कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है. वन इज ऑटो कोरिलेशन और दूसरा है आपका क्रॉस कोरिलेशन, ठीक है ना. ऑटो कोरिलेशन का मतलब है कि सिग्नल तो एक ही है, ठीक है ना. अब हम उसका एक अलग वर्जन लेंगे और उस मेन सिग्नल को उसके अलग वर्जन के साथ में कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना. बट इन केस ऑफ क्रॉस कोरिलेशन देयर आर टू डिफरेंट सिग्नल्स, राइट. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस हाउ दिस कोरिलेशन टेक्स प्लेस. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन. सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट इज डिफाइंड एज द कोरिलेशन ऑफ सिग्नल विद इटसेल्फ. अब इटसेल्फ का क्या मतलब है, ठीक है ना. इटसेल्फ का मतलब है कि हम एक तो ओरिजिनल सिग्नल लेंगे और दूसरा जो सिग्नल लेंगे वो उसका टाइम शिफ्टेड वर्जन होगा, ठीक है ना. So it is a measure of similarity between a signal and its time shifted or you can say the delayed version, right. So अब हम इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए हम सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर we usually deal with two types of signals. One is continuous, that is represented by xt, and another one is discrete time signals, उसको हम xn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. तो ये जो आपका rxs टाउ है ये बेसिकली ऑटो कोरिलेटेड सिग्नल है, ठीक है ना. इसको कैसे डिफाइन किया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल, पहले हम कंटिन्यूस टाइम की बात कर रहे हैं, और ये है उसका टाइम शिफ्टेड फंक्शन, ठीक है ना. यहाँ पर ये जो टाउ है इट इज योर डिलेड पैरामीटर और यू कैन से शिफ्टेड पैरामीटर, राइट. सिमिलरली इन केस ऑफ डिस्क्रीट फंक्शंस इट इज डिफाइंड जो कि आपको यहाँ दिखाया स्लाइड में xn, और यहाँ पर जो m है उसको हम कहते हैं डिलेड पैरामीटर, ठीक है ना. नाउ अब हम इसको ग्राफिकल वे में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली ये तो हुआ इसका मैथमेटिकल पार्ट. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑटो कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल एस्पेक्ट, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, we have a time shifted version of the given signal, right, and then shifting of the given signal by one sample every time and then overlap it, right, with the original signal. And for every shift we have to perform two operations, that is multiplication and addition. So ultimately in this whole process there are three actually operations.
First one is shifting, then multiplication, and then final is addition. So how this process will take place, let us try to understand. So ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोरिलेशन के अंदर तीन तरह के प्रोसेस रहेंगे. पहला रहेगा शिफ्टिंग का, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन का और तीसरा है आपका एडिशन का. ठीक है ना. अब इस चीज को आप समझिए. ठीक है ना. यहाँ पर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल काम में ले रहे हैं xn. उसकी जो कार्डिनलिटी है हमने 3 एज्यूम करी है. उसके जो एलिमेंट है -1, 2 और 1 है. ठीक है ना. अब जब भी एक सिग्नल हम डिस्क्रीट सिग्नल इस तरह का लेते हैं जिसमें आपकी कार्डिनलिटी का मतलब होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर 3 है तो हम एक ग्रिड बनाते हैं. 3 तो ये मेन एलिमेंट हो गए. इसके लेफ्ट और राइट साइड में हम दो स्पेस छोड़ के बनाते हैं. ठीक है ना. तो अब इसको समझिए आप. इन द फर्स्ट रो दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल और यू कैन से द सैंपल्स ऑफ द गिवन सिग्नल, दैट इज डिजिटल सिग्नल. और यहाँ पर ये जो है तो ये वही, लेकिन उसका शिफ्टेड वर्जन है. ठीक है ना. सेकेंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज सैंपल्स ऑफ टाइम शिफ्टेड वर्जन. ठीक है ना. अब थर्ड रो और ये फोर्थ, ये जो रेड कलर में डेटा है, ये हम कैसे अचीव करेंगे उसको आप समझिए. ठीक है ना. अब देखिए ये जो -1 है इसके ऊपर कुछ नहीं है. इसको अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा. तो दिस इज द ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू सिग्नल विथ इट्स शिफ्टेड टाइम, राइट. और अब इसका जो फाइनल एडिशन है, क्योंकि ये एक ही है तो ये -1 इसका एडिशन आ गया. ठीक है ना. अब इसको थोड़ा और समझिए. ये ओरिजिनल सिग्नल अपनी जगह है, इसको हमने छेड़ा नहीं है. ठीक है ना. अब हमने इसकी शिफ्टिंग करी है राइट हैंड साइड में एक सैंपल के थ्रू. तो ये सिग्नल यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. वो देखिए इस तरफ आ गया. अब वापस हम इसका जो शिफ्टिंग तो हमने कर दी, नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन. ओके. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई. -1 0, ये 0 आ गया. 2 -1 -2 एंड 1 एंड 2 दैट इज 2. अब इन दोनों को जोड़िए आप. -2 लास्ट स्टेप है हमारा एडिशन वाला. -2 एंड 2 दैट इज 0. सो इन दिस वे वी नीड टू shift this signal up to this last point. Okay. And in all these steps we need to find out the final value. So आप देखें ये हमारा थर्ड स्टेप है. इसके अंदर दोनों ही सिग्नल एग्जैक्टली ओवरलैप हैं. ठीक है ना. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1, 4 एंड 1. सो मैक्सिमम वैल्यू आपकी इस केस में आएगी देखो 6. ठीक है ना. प्रीवियस केस में आप देखें -1 और 0 थी. अभी ये 6 आ गई और अब इसकी वापस शिफ्टिंग करेंगे आप. तो इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अप टू लास्ट पॉइंट हमारा ये है. ठीक है ना. तो इसमें वैल्यू आ गई -1. सो इन दिस वे वी नीड टू फाइंड आउट द कोरिलेशन. नाउ द सैंपल्स ऑफ ऑटो कोरिलेटेड सिग्नल दैट इज RXX, वो हमारे पास ये आ गए -1 0 6 0 एंड -1, राइट. तो अब आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब आ रही है, जब दोनों ही सिग्नल आपके ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है ना. ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये हम आगे भी काम में लेंगे, राइट. नाउ कम टू द सेकंड पोर्शन दैट इज क्रॉस कोरिलेशन. In auto correlation we have considered signal and its shifted version. सिग्नल तो एक ही है. ठीक है ना. उसका shifted version हमने काम में लिया. But in case of cross correlation we make use of two different signals, right. So if we define cross correlation then it is a measure of similarity of two different signals, right. अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, अगेन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दो हमने ले लिए xt और yt. वहां पर तो केवल xt था और उसका शिफ्टेड वर्जन था. ठीक है ना. यहाँ पर xt और yt लेंगे. अगेन तीनों चीजें तो सेम करनी पड़ेगी. ठीक है ना. यहाँ पर RXX की जगह RXY हो गया. अगेन ये शिफ्टेड पैरामीटर तो होगा ही होगा. वन थिंग यू कीप इन माइंड, वेदर यू आर परफॉर्मिंग इज ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन, द थ्री ऑपरेशंस दैट इज शिफ्टिंग, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, वो तीनों में रहेंगे. ठीक है ना. यहाँ पर ये आपका पहला सिग्नल है xt और दूसरा सिग्नल हो गया y जो कि शिफ्टेड फॉर्म में है. आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो शिफ्ट दी x ऑल्सो, राइट. सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट फॉर्मेट द सिमिलरिटी वी कैन रिप्रेजेंट दिस क्रॉस कोरिलेशन. ओके. नाउ let us try to understand the process of cross correlation. Here we make use of two signals and one signal is shifted by one sample to the right each time. Any signal you can shift, right, at which point the sum of the product of the overlapping sample is computed. Same process हम करेंगे यहाँ पर. ठीक है ना. तो अब इसको समझते हैं. Now in this case we have considered two discrete signals xn and yn. Here we have increased the cardinality. We are using 4 element and 4 element. Okay. So जब आप 3
4 की कोऑर्डिनेट लेते हैं तो आपको -1 छोड़ना पड़ता है। पहले आपने 3 लिए थे तो आपको 2-2 बॉक्स छोड़ने पड़े, अभी आपने 4 ले लिए हैं तो आपको 3-3 पोर्शन छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। दिस इज योर xn एंड दिस इज yn, ये आपका yn है। यहाँ पर इसको हम ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, शिफ्टिंग इज ऑलरेडी देयर। अब आपको केवल मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करना है। तो जो प्रोसेस हमने ऑटो कोरिलेशन में किया था वो सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। आप देखें यहाँ पर पहले ये है, सेकंड स्टेप में हमने इसको शिफ्ट कर रहे हैं y को, x को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, ठीक है ना। तो सिमिलरली फर्स्ट केस के अंदर आपका जो फाइनल सिग्नल है जो कि क्रॉस कोरिलेशन से आया है वो उसकी वैल्यू आ गई आपकी -6 और यहाँ पर आ गई आपकी 13, ठीक है ना। सिमिलरली -8, 8 एंड 5. So finally we have again 2 steps are pending, 1 and -1. So final अगर हम देखें सैंपल्स ऑफ क्रॉस कोरिलेटेड सिग्नल RXY वो आपके पास आ गए -6, 13, -8, 8, -5, 1 and 1. In this case your maximum value is 13. Okay. So हम देखेंगे इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, ठीक है ना। तो the cross correlated signal is at highest peak, that is maximum value 13. और ये कब आती है, when two samples in each of the signals are identical, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए वापस आप, ये देखिए आप, जब ये दोनों आइडेंटिकल हैं -3, 2 और 2, जब इस तरह की सिमिलरिटी की पोजीशन आएगी दोनों केस में, then only we will be getting the maximum value in case of cross correlation. Okay, now let us try to understand the small program with the help of MATLAB, how we can obtain the cross correlation using MATLAB. So here these command I think you all know. Here we have generated the same signal x and y, okay, and we are using the concept of subplot command. I think you all know, but I will make you understand. Subplot command is basically divide your whole plotting area into subdivisions 3 क्रॉस 1, यानी कि आपके पास 3 तो रो बनेगी और एक कॉलम बनेगा, ठीक है ना। एंड द लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लॉट यू आर प्लॉटिंग, राइट। हियर वी आर यूजिंग द स्टेम कॉन्सेप्ट। स्टेम इज नथिंग बट द प्लॉटिंग ऑफ डेटा सीक्वेंस, ओके। सो for x and for y we have used same concept and we have generated final signal C, that is cross correlation of x and y, and we want to plot this signal C at third position, okay. So let us see this output of this. So this is the output of x, this is the output of y, and final output is the maximum value, that is 13, and you can see that the MATLAB is also giving the same values as we have obtained using graphical technique, okay. So in this way we have understood the concept of cross correlation. If you want to see the final results in all the together, so this first one is showing the graphical representation of x and y, and this is cross correlated function where maximum value is 13. So thanks students, I think you have understood the concept of cross correlation. I have made a small program in MATLAB, but in next class I will make you understand how the cross correlation is used in pattern recognition, and we will try to implement this concept in MATLAB, okay. So thanks.